संयोगानंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के अनुसार ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जब आप पर यदि कोई तंत्र प्रयोग करता है, कोई जादू टोना टोटका इत्यादि कोई अभिचारिक कर्म करता है तो आप पर तुरंत उसका प्रभाव होता है और आपको हानि हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति होती है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। जी हाँ, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये तीनों ग्रह मजबूत हैं, तब आप पर यदि कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है तो आपको उससे कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। साथ में यदि आप अपना नित्य कर्म, अपनी पूजा, अपना पाठ, जो आप नित्य कर्म जो भी आप करते हैं, यदि आप किसी मंत्र का उपासना करते हैं, कोई जप करते हैं, तो यदि आप नियमित रूप से अपना कोई ना कोई नित्य कर्म में आप समय देते हैं, तब भी आप पर इस प्रकार के तंत्र मंत्र का जो प्रयोग है वो निष्फल होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके आत्मबल को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को। चंद्रमा जो है उससे देखा जाता है आपके मन स्थिति को, आपके मन को, आपके विचारों को। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति प्रतिनिधित्व करता है आपके विजडम को, आपके ज्ञान को। और जब भी ये तीनों ग्रह राहु या शनि के संपर्क में आते हैं, या इन तीनों ग्रहों पर राहु या शनि की दृष्टि हो, या फिर राहु या शनि इन तीनों ग्रहों में से किसी एक के साथ भी बैठा हो, तो ऐसे में अशुभ स्थितियां बनती हैं। और आप पर यदि कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, ब्लैक मैजिक इत्यादि करता है तो आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका और अपने जो ग्रह स्थिति है उसके विषय में आपको अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका और आपकी जो समस्याएं हैं उनके विषय में आपसे डिस्कस करें, आपसे आपको परामर्श दें, आपका मार्गदर्शन करें, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि आपका विस्तार से उचित मार्गदर्शन किया जा सके। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट अवश्य करिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब करिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इस जानकारी को, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को आप आगे से आगे जितना फैलाएं उतना ही अच्छा है। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। कि आपका प्रमोशन हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से आपका प्रमोशन बार बार रुक जाता है, किसी न किसी कारण से, तो आज हम समझेंगे ज्योतिष के माध्यम से कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे आपका प्रमोशन रुकता है और कब आपका प्रमोशन हो सकता है। और अंत में हम बात करेंगे कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हम शुरू करते हैं। जन्म पत्रिका में जब हम प्रोफेशन के बारे में देखते हैं, जॉब के बारे में देखते हैं, तो हम चुनते हैं 10वें घर को, क्योंकि जो जन्म पत्रिका का 10th हाउस होता है वो प्रतिनिधित्व करता है आपके कार्यक्षेत्र का।
और यदि आपका 10th लॉर्ड 10वें घर का जो स्वामी है वो अपने से शुभ स्थान में बैठा है, पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में या 11वें घर में बैठा है अपने स्थान से, तो निश्चित रूप से आपको जॉब में लाभ होता है और आपकी पदोन्नति होती है, आपकी प्रमोशन होती है। और यदि आपके जो ग्रह हैं गोचर में अशुभ अवस्था में बैठे हैं, उन पर शनि की, राहु की या केतु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो आपकी जो प्रमोशन की जो संभावनाएं हैं उनको ये जो अशुभ ग्रह हैं वो बाधित करते हैं। इसी प्रकार से इस कुंडली का, इस जन्म पत्रिका का जो विश्लेषण होता है वो बहुत अन्य तरीक़ों से भी देखा जाता है। ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टियाँ, ग्रहों की जो है डिग्रीज़, इस प्रकार से देखने के बाद में पता चल पाता है कि आपकी जो प्रमोशन है वो किस समय में शुभ रहेगी और किस समय में आप अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास करें। क्योंकि जन्म पत्रिका में ग्रह शुभ होने के साथ साथ वो आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा में समय भी आपके अनुकूल चलना चाहिए, तभी उसी समय में किया गया कोई भी प्रयास जो है वो सफल होता है। तो आप जब भी प्रमोशन के विषय में बात करें, प्रमोशन चाहें, तो उस समय में अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लें आपको, ताकि पता चल सके कि आपका ग्रह किस भाव में, किस स्थिति में है, कहीं वो कम्बस्ट अवस्था में, अस्त अवस्था में तो नहीं है। तभी यदि ऐसे योग बनते हैं तभी बाधाएं आती हैं, तभी रुकावटें आती हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रमोशन के विषय में देखें तो ये जो आपको ग्रहों के अनुसार जो हमने सूत्र बताया, इसको अवश्य अप्लाई कर लें। और इसका जो उपाय है, उपाय के रूप में जब हम देखते हैं तो 11th हाउस और 10th हाउस, इन दोनों जो घर हैं जन्म पत्रिका के, इन दोनों का ही आपको उपाय करना चाहिए। 10वें घर का जो ग्रह है उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं, उससे संबंधित आप स्टोन धारण कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, और 11th हाउस से रिलेटेड भी आप स्टोन धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करते हुए भी आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इन ग्रहों को यदि 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि आपके जो ये ग्रह बैठे हैं, तब आपको स्टोन धारण नहीं करना होता है। यदि आप ऐसे में ये स्टोन धारण करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप रत्न धारण करते हैं तो धारण करने से पहले अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा ग्रह, कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है या अशुभ है। जो उपाय है इसके लिए आप एक मंत्र का उपाय कर सकते हैं, जिसमें आप माँ दुर्गा का बीज मंत्र जो है ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडा यही विच्चे, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला या 5 माला प्रतिदिन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रमोशन जल्दी से जल्दी होने के योग बनते हैं। आज हम बात करेंगे भाग्य और कर्म के विषय में। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, जो उनमें से कई आपको कहते होंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। कई लोग कर्म की प्रधानता को बड़ा महत्व देते हैं कि कर्म करने से हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और भाग्य के ऊपर हमें आश्रित नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र, कि भाग्य से ही सभी जो चीज़ें हैं, जो भी जीवन के जो मापदंड हैं, उनको निर्धारित किया जा सकता है, और भाग्य से ही हर वस्तु हमें प्राप्त होती है और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यदि देखा जाए तो दोनों ही मत अपनी अपनी जगह सही हैं। जो लोग कर्मठ हैं, जो लोग कर्म को प्रधान मानते हैं, तो वो अपने रीति से, अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। और जो लोग भाग्य को लेकर चल रहे हैं तो वो भी अपनी जगह देखा जाए तो किसी न किसी तरह से सही हैं, क्योंकि
किसी का भी मत गलत नहीं होता, जो भी जिसका भी अपना मत होता है वो अपने अनुसार संभवतः वो सही ही होता है। तो यदि इस विषय पर हम विश्लेषण करें तो भाग्य और कर्म ये दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तब भी आपके जीवन में जो सुख शांति समृद्धि इत्यादि होती है वो नहीं आती है। और यदि आप केवल कर्म पर आश्रित रहते हैं और भाग्य को इग्नोर करते हैं, भाग्य के जो अस्तित्व है उसको नकारते हैं, तब भी आप के लिए ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो अवस्थाएं हैं दोनों का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान है मनुष्य के जीवन में। अब यदि बात करें परिश्रम की कि परिश्रम करने से ही जीवन बदलता है, तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आपने भी सुना होगा कि यदि केवल परिश्रम करने से ही जीवन में उन्नति प्राप्त होती, सफलता प्राप्त होती, तो शायद ये जो मज़दूर जो तबका है हमारे जो समाज का, ये लोग सुबह से लेकर शाम तक कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन भर ये उसी तरह उनका जीवन चलता रहता है और कभी भी उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। क्या उनके परिश्रम में किसी तरह की कमी है? जी नहीं, परिश्रम वो बहुत करते हैं, लेकिन केवल परिश्रम ही सब कुछ नहीं है, उसमें भाग्य भी होता है। भाग्य का एक बहुत महत्वपूर्ण एक पक्ष है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। भाग्य के अनुसार, अब ज्योतिष शास्त्र के ऊपर यदि हम बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें ये पता चलता है कि हमें परिश्रम तो करना है, लेकिन किस दिशा में करना है, किस डायरेक्शन में करना है। जन्म पत्रिका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके अंदर जो आप 12 खाने देखते हैं, 12 घर देखते हैं, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में 12th हाउस बोलते हैं, 12 हाउस बोलते हैं, तो इन 12 घरों का एक बहुत रहस्यपूर्ण और रहस्य से भरा हुआ ये 12 घर होते हैं, जो देखने में बहुत साधारण से प्रतीत होते हैं। वहाँ पर कुछ आप देखते हैं कि नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक, और साथ में कुछ संकेत में ग्रहों के नाम लिखे होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इत्यादि, ये सब वहाँ पर लिखे रहते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए इन संकेतों को समझना सरल नहीं होता है, लेकिन जब कोई विद्वान ज्योतिषाचार्य, कोई एस्ट्रोलॉजर इन संकेतों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है और आपको बताता है कि कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए शुभ है, आपको कौन सी लाइन चुननी चाहिए, आप किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड में परिश्रम करें तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप यदि उसको फॉलो करते हैं तो आप पाते हैं कि आप सही दिशा में परिश्रम कर रहे हैं। क्योंकि भाग्य और परिश्रम दोनों एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को लेकर नहीं चल सकते, किसी एक को अवॉइड करके नहीं चल सकते। दोनों का ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। और यदि भाग्यवादी जो पूरी तरह से भाग्य पर आश्रित होकर के चलते हैं कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो किसी हद तक सही भी है, गलत भी है। गलत इसलिए है कि अत्यधिक जो चीज़ है, संस्कृत में एक शब्द आता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, कि अति जो है किसी भी चीज़ की, किसी भी भाव की, वो वर्जनीय है, वो वर्जित है। तो भाग्य के साथ साथ आपको परिश्रम भी करना होता है, तभी जाकर के आपके जो जीवन में जो आपका एक लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो भाग्य और कर्म इन दोनों को लेकर यदि बात की जाए तो ये बहुत एक विस्तृत विषय हो सकता है। और यदि आप इस पर और कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ और आप कहना चाहते हैं, कुछ आपके मन में कुछ और विचार आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आप इससे संबंधित कुछ और विचार आपके हों। और इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ, जन्म पत्रिका की जैसी बात हो रही थी कि जो 12 घर हैं,
12 घर जो चार्ट में आप देखते हैं वो कोई साधारण खाना नहीं है। उसके अंदर क्या क्या एक जो चीज़ें हैं उससे आप क्या क्या समझते हैं, क्या क्या देखते हैं, वो हम आपको थोड़ा शॉर्ट में अभी बता देते हैं चलते चलते। कि जो पहला घर है जन्म पत्रिका का, वहाँ से देखा जाता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपका बॉडी स्ट्रक्चर को, आपके माइंड को, आपकी बुद्धि को, आपके व्यक्तित्व को। जन्म पत्रिका का जो दूसरा घर होता है उससे देखा जाता है फाइनेंशियल स्टेटस को, आपके जीवन में धन कितना होगा, आपके पास चर संपत्ति और अचल संपत्ति, चल संपत्ति अचल संपत्ति ये कितनी होगी या नहीं होगी। तीसरा जो घर होता है उससे देखा जाता है आपका परिवार, आपके भाई बंधु मित्र, आपका जो सर्कल, आपका जो नेटवर्क, आपके दोस्त। चौथे घर से हम देखते हैं आपका परिवार का सुख, आपका परिवार का वातावरण, आपके परिवार में कैसा रहन सहन है, वो सब देखा जाता है फोर्थ हाउस से। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी हम डिटेल में आगे जब बात करेंगे तो उन बातों को विस्तार देंगे। पांचवा घर जो है उससे देखा जाता है आपकी एजुकेशन, आपकी विद्या और मंत्र तंत्र विज्ञान इत्यादि जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार की, वो सब फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। प्रेम संबंध पांचवें घर से देखा जाता है, आकर्षण पांचवें घर से देखा जाता है, छठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्ज, ऋण और आपके जो क्या बोलते हैं उसको अपयश इत्यादि जो नेगेटिव दुर्घटनाएं, ये जो चीज़ें होती हैं वो सब देखी जाती हैं सिक्स्थ हाउस से। सेवन्थ हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके गृहस्थ जीवन को, आपके पार्टनरशिप को और आपके प्रेम प्रसंगों को और बहुत सारी चीज़ें अन्य भी होती हैं। एट्थ हाउस जो है वो निर्धारित करता है आपकी आयु को, कि जीवन में हमारी आयु कितनी होगी, हमारा जो। और दूसरी चीज़ देखी जाती है रहस्यमय जो विद्याओं में लोग आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग तंत्र मंत्र और इसमें या कोई और जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा रिसर्चर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो यदि उनका एट्थ हाउस बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, उसमें उससे रिलेटेड जो प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करता है, रिसर्च करता है और उससे समाज को भला होता है। तो नाइन्थ हाउस जो है उससे देखा जाता है आपका भाग्य के विषय में, आपके भाग्य में कितनी उन्नति होगी, आप भाग्य के अनुसार कहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये सब देखा जाता है नाइन्थ हाउस से। टेंथ हाउस होता है, उसको बोलते हैं कर्म स्थान, हाउस ऑफ प्रोफेशन, कि वहाँ से ये देखा जाता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, किस कार्य क्षेत्र को चुनेंगे इत्यादि। साथ में वहाँ से पिता के विषय में भी देखा जाता है। 11th हाउस से देखा जाता है हाउस ऑफ गेन्स, बोलते हैं उसको, लाभ स्थान, कि आप जीवन में जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको लाभ होगा या नहीं होगा, किस मात्रा में होगा। कभी कभी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और उनको लाभ उस अनुपात में नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और उनको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्रिका के विश्लेषण पर। जब आप इसका एक प्रॉपर विश्लेषण करते हैं तब आप जान पाते हैं कि आपका 11th हाउस आपको कितना फल दे रहा है। जो 12वां घर आता है 12th हाउस, वहाँ से देखा जाता है आपके जीवन में जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, चाहे वो नाम है, धन है, यश है, पद प्रतिष्ठा है या अन्य कोई भी चीज़, संबंध हैं, वो सबका विलय कैसे होगा। आपका जो भी चीज़ें आपने अर्जित की हैं उनका विलय किस तरह होगा, आपका अंत किस प्रकार से इन वस्तुओं का होगा। जो भी सांसारिक और इस प्रकार की जो वस्तुओं का आपने संग्रह किया है, क्या उससे आपको सन्मार्ग की प्राप्ति होगी या कुमार्ग की ओर आप जाएंगे। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये मैंने आपको बड़ा संक्षेप में बताया, इस पर विस्तार से किसी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपकी कोई भी ज्योतिष को लेकर के, मंत्र विज्ञान को लेकर के कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, तो आप हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, अपना पूरा नाम, वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके
प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, तो यदि आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़े तो कृपया विचलित ना हों। आपका जैसे ही समय आता है, जैसे ही हम अन्य कार्यों से फ्री होते हैं, निवृत्त होते हैं, तो हम तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल विचलित ना हों, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो इन्हीं विचारों के साथ दोबारा जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इन विचारों को और आगे तक आप फैलाएं, ताकि ये जो ज्ञान है, जो ये विद्या है, ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आवश्यकता। और जो लोग, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जी ये भांग खाने के बाद में या ये कोई भी नशा करने के बाद में हमारा जो ध्यान है वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये एक प्रकार की नासमझी है, ये एक प्रकार का बुद्धूपना है। ऐसा आप यदि करते हैं, ये तो एक कृत्रिम नशा हो गया। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, कि आपको ईश्वर से लौ लगाने के लिए किसी कृत्रिम वस्तु, किसी कृत्रिम सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। ये एक बहुत ही बुरी परंपरा है जिसका कि त्याग होना चाहिए। इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नशे इत्यादि को लेकर आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि ये आपकी भक्ति में, आपकी साधना में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, जो भी आप यदि नशा करते हैं। यदि आप धूम्रपान इत्यादि कुछ करते हैं तो उसका जो धुआं है वो स्वास्थ्य के लिहाज से तो आपके फेफड़ों के लिए, आपकी श्वसन प्रणाली के लिए और आपके शरीर के विभिन्न जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके लिए तो हानिकारक है ही है। किंतु जो लोग साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये विष के समान कार्य करता है, जो लोग भी नशा, धूम्रपान इत्यादि करते हैं। क्योंकि सहस्रार चक्र, ये जो आपका क्राउन चक्र होता है, इसका बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है तंत्र साधना में। और वैसे भी कोई भी आप साधना करें, अध्यात्म में ध्यान इत्यादि कुछ भी करते हैं, तो इस चक्र का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है। और जब आप धूम्रपान करते हैं, उस धुएं को आप इनहेल करते हैं, तो धुआं आपका जब आज्ञा चक्र और ऊपर की तरफ जब बढ़ता है, तो आपका ये जो सहस्रार है और आज्ञा चक्र जो है आपका है, जो बिल्कुल केंद्र में आज्ञा चक्र होता है, तो उस पर वो जो धुआं है उसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आपके जो ज्ञान तंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। जो आपके सूक्ष्म जो सेल्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं, जो आपके जो यहाँ पर ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं साइंस में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें उसको प्रभाव पड़ता है, वो प्रभावित होता है, जिसके कारण कि उसमें जो स्राव होना चाहिए वो होना बंद हो जाता है। इसलिए यदि आप कोई नशा इत्यादि करते हैं और उसके लिए आप ये बहाना खोजते हैं, ये बहाना लगाते हैं कि अरे वो महात्मा भी तो ऐसा करते हैं, वो संत भी तो ऐसा करते थे। कई लोग तो सीधा सीधा भगवान शिव को भी इसमें खींच लेते हैं कि नहीं जी, भगवान शिव भी तो ये सब नशा इत्यादि करते थे। तो इन गलत जो फैली हुई परंपराएं हैं, जो गलत जो अवधारणाएं हैं, आप इनसे बाहर आएँ और धर्म का जो वास्तविक मर्म है उसे समझने की आवश्यकता है। भगवान शिव का यदि आप अनुसरण करते हैं तो उनका जो वास्तविक जो उनका जो चरित्र है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने विष पान किया था जगत के कल्याण के लिए। जब ये समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर संग्राम, और ये जब समुद्र मंथन का जो प्रकरण हुआ था, प्रसंग हुआ था, उस समय में जब हलाहल विष जब निकला था तो सभी देवता हट गए थे पीछे कि कोई उस हलाहल विष को धारण करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब भगवान शिव स्वयं आगे बढ़ कर के उन्होंने उस विष को ग्रहण किया था जगत के कल्याण के लिए। और इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है।
तो उन्होंने जगत कल्याण के लिए विष अपने कंठ में धारण किया था, ना कि उन्होंने कोई नशा इत्यादि को प्रमोट किया था कि नशा सिखाया समाज के लोगों को, या इस प्रकार की जो घटनाएं हैं। मेरा मानना है, मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि इस प्रकार के जो भी यदि आप साधना मार्ग में धूम्रपान या और किसी नशा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको त्यागने का प्रयास करें। यदि एकदम से नहीं त्यागा जाता है तो प्रयास करें, धीरे धीरे उसको आप छोड़ सकें। तभी ये जो मार्ग है, भक्ति मार्ग और साधना मार्ग, ध्यान मार्ग, तंत्र मार्ग, कुछ भी, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग तंत्र को भी बड़ा उसमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि उसमें बहुत सारे अनैतिक जो व्यवहार हैं, अनैतिक जो वस्तुएं हैं, उन सब को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है एक समाज में एक ऐसा वर्ग है जो तंत्र को भी बड़े ही विचित्र तरीके से प्रस्तुत करता है, जबकि तंत्र अपने आप में एक बड़ा प्योर साइंस है, एक बड़ा विशुद्ध विज्ञान है। इसमें कहीं पर भी जो वास्तव में जो ज्ञानी सज्जन हैं, ज्ञानी जिन ज्ञान के प्रोधा जो गुरु लोग हैं, उन्होंने कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया है कि वो इसमें कोई आपको मांस, मदिरा, ये सब वस्तुओं का आपको सेवन करना बड़ा अनिवार्य है, या इसके अतिरिक्त साधना सिद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार के भ्रांतियों को त्याग करके आपको जो वास्तविकता है उसकी ओर आपको बढ़ना चाहिए, उसका आपको अनुसरण करना चाहिए। भ्रांतियाँ समाज में बहुत फैली हुई हैं, मंत्र विज्ञान को लेकर, तंत्र शास्त्र को लेकर और भी अनेक विषयों को लेकर। तो आशा है मेरा आप भाव समझ गए होंगे, मैं आपसे क्या आग्रह करना चाहता था इस विषय पर। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब यदि कर लिया है तो इसे और लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हमारे जो विचार हैं, हमारी बातें हैं, इससे और लोग भी लाभ ले सकें। और लाइक करें, कमेंट करें। आपके मन में कोई प्रश्न हो ज्योतिष से संबंधित, कोई भी आप ज्योतिष से संबंधित कुछ भी यदि जानना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो आप निसंकोच मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपका उचित मार्गदर्शन किया जा सके। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।